नमस्कार। हमारे साथ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, समाज सेवी रविंद्र कुमार। और हम उस मसले पे बात कर रहे हैं जहां लाखों नौजवान सड़कों पे हैं। पुलिस मार रही है, पीट रही है। 600 से ज्यादा FIR पुलिस ने दर्ज कर ली अपने आप, किसी की शिकायत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले योगी जी ने कहा था, संपत्ति का मुआवजा लेंगे लोगों से। हम इस बात पे बात करेंगे। रविंद्र जी, आप छात्र समय से आज तक एक्टिव हैं। आपने कई दौर देखे, लाठियों के दौर भी देखे। क्या जो मौजूदा हालात में, चुनाव के दिनों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो अत्याचार हो रहा है, इस पे आप क्या चाहेंगे? देश में इस समय जो है हालात बड़े नाजुक हैं। और नाजुक इस तरह हैं कि आप समझिए कि 1974 में जो आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, वो इस बात पे शुरू हुआ था कि हॉस्टल में बच्चों के खाने के पैसे बढ़ा दिए गए। और बच्चों ने कहा कि खाने के जो पैसे बढ़े हैं, हम इन्हें देने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस महंगाई के मुद्दे पर छात्रों ने, मनीष जानी उस समय एक बड़े नेता होते थे, उन्होंने सड़क पर आने का फैसला किया। उसके बाद उसकी आग जो है बिहार पहुंची, और बिहार में वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के रूप में बनी, जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी भी लगी। और देश में जो है इंदिरा गांधी जब चुनाव हुए तो हारी, और हारने के बाद जो है देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उसके बाद ये एक बड़ा आंदोलन है जो अब पूरे देश में फैला है। मोदी सरकार के काम करने के तरीके के खिलाफ लोग लगातार सड़कों पे आते रहे। पहले CAA NRC के खिलाफ आए, उसके बाद किसान जो है दिल्ली की सड़कों पे बैठे, और उसके बाद ये तीसरा आंदोलन है लगातार, जो कि आज जो है पूरे बिहार में, पूरे यूपी में, पूरे और देश के हिस्सों में आग की तरह फैल गया है। तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे थे जिन्होंने रेलवे की भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें NTPC के लिए अप्लाई किया। वो बात थी 21 फरवरी 2019 की। 3 साल बाद उसका रिजल्ट आया, और कितनी सीटों के लिए रिजल्ट आया? 35,000। अब 35,000 सीटों के लिए जब रिजल्ट आया तो बच्चे बड़े खुश थे कि हमने ये एग्ज़ाम जो क्लियर कर लिया, हमें नौकरी मिलेगी। तभी जो है केंद्र सरकार ने उसमें एक नया रोड़ा अटका दिया, और ये कहा कि जो परीक्षा में पास हुए उन्हें दोबारा एक दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी। और उससे जो है बच्चों के बीच में जो गुस्सा फैला, वो इतना फैला कि पहले आरा से शुरू हुआ। वहाँ पर उन्होंने आरा सासाराम जो ट्रेन थी उसको जला दिया, और यार्ड में खड़े हुए डिब्बों को जलाया। उसके बाद ये आंदोलन जो है प्रयागराज यूपी में पहुँच गया, और इलाहाबाद में जो है पुलिस ने जो प्रदर्शन करने वाले बच्चे थे उनके हॉस्टल में धावा बोला, और धावा बोलने के उनके दरवाज़ों को अपने बंदूक के बटों से तोड़ा, और तोड़ने के बाद उनकी पिटाई की। तो एक तरह से हिंदुस्तान में, ये नॉर्थ इंडिया में ही सबसे ज़्यादा आंदोलन होते हैं, और कहीं नहीं होते। साउथ इंडिया में आप ऐसे आंदोलन नहीं देखेंगे। तो नॉर्थ इंडियन लोग जो हैं वो आज़ादी की चेतना को भी पहचानते हैं, अपने हकों को भी पहचानते हैं। लेकिन पिछले 7 साल से वो राम मंदिर हुआ, या हिंदू मुसलमान हुआ, या पाकिस्तान को ठीक करना है उस पर हुआ, उसमें लगे हुए थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, मोदी सरकार ने सारी सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए। वो इसलिए कर दिए कि सरकार के पास नौकरियाँ हैं ही नहीं। सरकार ने, मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी, कि मैंने 3 लाख फैक्ट्रियों पे ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियां बंद कर दी। और 3 लाख कंपनी का मतलब है एक कंपनी में 10 बच्चे भी काम करें, 10 लोग भी काम करें, तो 30 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। इसी तरह जब नोटबंदी की तो बहुत सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, करोड़ों लोग जो है बेरोजगार हो गए। फिर GST आ गई, GST में भी देश का जो रोजगार है वो, उस पर सबसे ज़्यादा चोट हुई। उसके बाद जब ये 3 किसान बिल लाए तो कृषि क्षेत्र में पूरा जो आंदोलन शुरू हो गया। तो इस तरह से मोदी सरकार के आने के बाद, जिस सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। लेकिन उल्टे मोदी सरकार ने 8 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए। तो आज के समय में 24 करोड़ लोग जो नौजवान हैं, जिनको नौकरी चाहिए,
जिनका भविष्य जो है चौपट हो रहा है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो बिल्कुल हताशा के गर्त में है और सरकार उन्हें किसी तरह का कोई जो है आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसी बीच में आपको याद होगा कि सरकार ने कह दिया कि सब छात्रों से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन बात करने की जगह डंडे चल रहे हैं, पुलिस राज एक तरह से पूरे देश में कायम हो गया है। मुझे याद है 1978 में या 79 में दिल्ली के खालसा कॉलेज में पुलिस वाले आए थे, छात्रों की पिटाई की थी और उसके बाद छात्रों ने पूरे कॉलेज को गंगा जल से धोया था। आज शिक्षा प्रतिष्ठानों में पुलिस का आना आम हो गया। उस वक्त सरकार जनता पार्टी की थी, जिसमें एक हिस्सेदार मौजूदा लोग भी थे, और आज इनके शासन में वही हो रहा है। जहां पे उन्होंने कहा था कि सब वोट क्लब पे आंदोलन करने के अलाउ किए जाएं और विठल भाई पटेल हाउस के बाहर वाटर टैंकर से अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम नेताओं को बौछार से झेलनी पड़ी थी, वहां पे सेंट्रल विस्टा बन गया या बन रहा है। तो क्या ये टकराव नहीं है इन दोनों सोचों का? सोच का नहीं, ये एक तानाशाही सरकार है, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, जिसका ध्येय जो है लोगों को लोकतंत्र के जो उनके अधिकार है वो नहीं देना है, ये उनको डरा कर रखना है। आप देखिए जेएनयू में पुलिस घुस जाती है, और एक कोमल शर्मा नाम की एक लड़की की फोटो बहुत बार आई जो हाथ में रॉड लेकर जो है उसने लोगों के सर फोड़ दिए। आज तक दिल्ली पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पाई है, कहते हैं हमें पता ही नहीं वो कहाँ है। इसी तरह जामा मिलिया इस्लामिया में जो बच्चे उसमें अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उनको पीटा, उनकी सारी वीडियो है। सीए के आंदोलन में योगी जी कहते थे यूपी में उन्होंने जो भी सीए के में आवाज़ उठाता था उसे यूएपीए में बंद कर दिया। पुलिस को कहा कि औरतों को लाठियों से मारो, बच्चों को मारो, डंडों से मारो, और वो कहते थे ठोक दो। तो ये एक पुलिस के दम पर चलने वाली सरकार है। और मैं हमेशा कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पुलिस करे सबकी पिटाई, कि जो पुलिस का काम है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, वो कहता है जो आवाज़ उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। लेकिन ये जो 1.25 करोड़ नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिला, पढ़ने के बाद लिखने के बाद वो 3-3, 4-4, 5-5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने जब अपनी आवाज़ उठाई तो वो ये आंदोलन जो है स्वस्फूर्त है, इसका कोई नेता नहीं है, इसे किसी एजेंडे के तहत नहीं तय किया गया। आज जो है पूरे देश में वो अपना एक भारत बंद बना रहे हैं, बिहार बंद है आज के दिन। तो ऐसी हालत में जो ये आंदोलन हो रहा है और सरकार के पास अब कोई नीति नहीं है। सरकार क्या कहती है, कमेटी बना देते हैं, यानी रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा इसके लिए समिति बना देंगे और रिपोर्ट देगी। समिति बनाना मामले का हल नहीं है, सिर्फ फौरी तौर पर जो है आग बुझाने के लिए, जैसे आप जाते ना फो की पानी छिड़का और कौजी झुक गए। किसान समझदार थे, किसानों को इन्होंने कई बार कहा कमेटी बना देते हैं, किसान कमेटी के झांसे में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं 2 टूक फैसला चाहिए, बिल वापस करो, और बिल वापस उन्होंने करवाया। तो इसलिए आप समझिए देश की जनता जाग गई है कि ये सरकार लोगों को महंगाई के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं दे सकती। यह सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है, दंगे कराना चाहती है और लोगों को पुलिस के दम पर दबाना चाहती है, जो लोग अब दबने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने एक समय कहा था कि पुलिस के लोग अगर सरकार के आदेश गलत हो तो उसे मानने से इनकार कर दें। जी। क्या पुलिस में भी बगावत की तैयारी है? देखिए ये बात उस समय हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो गलत आदेश हैं, जो कानूनी आदेश सम्मत आदेश नहीं है, उन्हें आप पाने से इनकार कर सकते हैं। और तब इसीलिए कहा गया था कि ये देश की सेना को और पुलिस को विद्रोह के लिए भड़काने की साजिश है। तो आपकी जो बात है कि भाई क्या पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हैं, आज के दिन समझिए जनता से ज़्यादा डरा हुआ कोई आदमी है तो ये वर्दी वाले हैं। इनको ऊपर से आदेश आता है डंडे मारो तो मार देते हैं, ऊपर से आदेश आता है डंडे मत मारो तो नहीं मारते। पुलिस वाले भी इनके अत्याचार से पीड़ित हैं। लेकिन पुलिस में यूनियन की जो व्यवस्था के लिए एक बार दिल्ली पुलिस में आंदोलन चला था, उसके बाद जो 1967 में पुली ने उसको चलाया था। हाँ, तो वो आंदोलन जो है एक तरह से कुचला जा चुका है और आज के समय में पुलिस वाले भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते।
तो पुलिस के, अगर हम ये कहेंगे पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करे, पुलिस भी नागरिक के रूप में उतनी ही पीड़ित है जितनी जो बाकी नागरिक हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में चूंकि डंडा है और चलाने वाला दिमाग दूसरा है, तो पुलिस वाले भी अत्याचार करते हैं, लेकिन उनको भी अपने इन अत्याचारों के लिए देश की जनता के सामने हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन आपको याद होगा, मंडल आयोग के विरोध में सरकारी नौकरों की, बड़े बड़े नौकर जो हैं उनकी पत्नियां, बच्चे इंडिया गेट पे जुलूस निकाल रहे थे, जहां जुलूस निकालना आज भी अलाउड नहीं है। पुलिस वालों ने उन पे तो डंडे नहीं चलाए, उन्हें छुआ भी नहीं, क्योंकि बड़े नौकरों के बच्चे थे, ये बड़े नौकरों की बीवियां थी। नहीं, वो एक जो झगड़ा था वो आप समझिए अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों का था, और जो आंदोलन कर रहे थे वो अगड़ी जाति के लोग थे। पिछड़ी जाति के लोग अगर उस समय आंदोलन करते तो उनकी वैसे ही पिटाई होती जैसी अब बिहार में या यूपी में हो रही है। अगड़ी जाति के नेताओं और उनके बच्चों पे या कार्यकर्ताओं पे पुलिस ने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि अगड़ी जाति के लोगों का जो कब्जा है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है, पुलिस पर है, न्यायपालिका पर है और सब जगह है, तो अपने बच्चों को वो नहीं पीट सकते। आज जब हम बात कर रहे हैं लाल पाल बाल को याद करते हैं, आप समझ गए होंगे पंजाब के श्री लाला लाजपत राय का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय में भी ट्विटर पे खाली श्रद्धांजलि दे देते हैं, कोई जनता में शायद जाने की हिम्मत नहीं है। तो ये ट्विटर का जो संदेश जो दे रहे हैं, क्या जनता में जाएगा या रिएक्शन होगा? देखिए, चुनाव में मोदी जी हमेशा जो है बड़ी बड़ी रैलियां करते थे। पंजाब में जाने की बात से ही आज के समय में मोदी जी को कपकपी छूट जाती है, और वो इसलिए है कि 70,000 लोगों के लिए फिरोजपुर में कुर्सियां बिछाई गई और कुल 700 लोग आए। और जब मोदी जी को खबर पता चली कि 700 लोग आए हैं, और वो भी जब आए हैं जब वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह वो बोल रहे थे, तो अमरिंदर सिंह का भी गुब्बारा फट गया, बीजेपी का भी गुब्बारा फट गया, और उन्हें पता चल गया कि पंजाब में मेरे लिए कितना आक्रोश है। तो आप ये समझ लीजिए चुनाव के पूरे दौरान में यानी 20 फरवरी तक मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि पंजाब की धरती पर वो पांव रख सके। तो इसलिए वो ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, ट्विटर का सहारा वो लेता है जो जिसे लगता है कि अब मैं कहीं जाने काबिल नहीं रहा, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। तो ये स्थिति जो है उनके लिए खराब होती जा रही है, और मोदी जी की हालत जो है पंजाब में इतनी बद से बदतर हो गई है कि बीजेपी के लोगों की तो हालत में देखता हूँ, जैसे कि पश्चिम यूपी में देखें तो लोग घर में नहीं घुसने दे रहे उनको कहते हैं कि गांव से बाहर निकल जाओ, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उनको झंडे नहीं लगाने दे रहे। यही हाल पंजाब में है। तो इसलिए मोदी जी ने लाला लाजपत राय को जो इस तरह से श्रद्धांजलि देने का काम किया है, उससे एक बात याद आती है कि लाला लाजपत राय की मौत जब हुई थी, जब उनकी पीठ पर ब्रिटिश जो पुलिस थी उसने गोलियां चलाई, और गोली चलाने के बाद हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय की मौत हो गई। और तब लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरी पीठ पर पड़ी हुई एक एक गोली ब्रिटिश साम्राज्य का जो ताबूत है उस पर कील का काम करेगी। तो जो बिहार और यूपी में छात्रों की पीठ पर अब गोलियां और ये लाठियां पड़ रही हैं, ये भी या आप समझ लीजिए कि बीजेपी के शासन की जो कफन है, उसका जो कॉफिन है, उसमें जो है कील का काम करेगी, और इनका भी वैसे ही नाश होगा जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हिंदुस्तान की धरती पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कहा कि बिल्कुल जिस तरह से लाला लाजपत राय की पीठ पर पड़ी हुई लाठी एक एक कील का काम कर रही थी, उसी तरह छात्रों के साथ जो लगातार पुलिस व्यवहार कर रही है, दुर्दांत तरीके से अत्याचार कर रही है, लाठी चला रही है, बिल्कुल इसी तरह ये अत्याचार के ईंट जो लाठी है एक एक कील बनेगी इस सरकार के ताबूत में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय सचदेव, दिल्ली से।